वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। इसके बाद हम अपनी रिवीजन वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और हम अपना आज का टॉपिक बिजनेस साइकिल वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिजनेस साइकिल्स तो क्या होते हैं? बिजनेस साइकिल देखिए, बिजनेस आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर समझा था कि बिजनेस क्या होता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजीनेस। अब उसकी साइकिल्स क्या होती हैं ये जानेंगे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर। तो साइकिल्स का क्या कहने का मतलब होता है, जैसे लाइफ साइकिल्स होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद उसको मेजोरिटी मिलती है, एक्सपीरियंस आता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ साइकिल जो है वो बिजनेस के केस में भी होती है। जब वो इन्फेंसी स्टेज में होता है, जब वो ग्रोथ पीरियड में होता है, जब वो अपने बूम पे होता है, जब वो अपने बून पर होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीजें क्या है, एक बिजनेस की साइकिल्स हैं। ये सारी चीजें बिजनेस के साइकिल को अफेक्ट करती हैं, बिजनेस के काम करने के तरीके को असर करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के, समझते हैं बिजनेस साइकिल एक्चुअली होता क्या है। When there is high income, output and employment in an economy, that period is called as expansion or prosperity or upswing। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ये एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम एक बिजनेस साइकिल को प्लॉट करना चाहते हैं। तो कोई बिजनेस जब है, जब वो स्टार्टिंग के अंदर वो ग्रो करेगा तो उसके अंदर जैसे क्या करेगा, वो उसका जो बार ग्राफ है यानी कि उसका जो लाइन है, उसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। ये टाइम लाइन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, ये कौन सा पीरियड है? हाई इनकम का, हाई आउटपुट का और हाई एम्प्लॉयमेंट का। यानी कि तीनों चीजें जो है, तीनों फैक्टर्स जो है वो क्या है, हाई लेवल पर है, यानी कि एकदम से ऊपर जा रहे हैं, उनके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन प्रोस्पेरिटी और अपस्विंग। देखो अपस्विंग का मतलब क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई पीरियड आ जाता है जिसके अंदर लो इनकम, लो आउटपुट और लो एम्प्लॉयमेंट आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन। अगर देखो ये पीरियड जो है, मान लीजिए ये पीरियड 1 है यहां तक, इसके बाद जो है लो इनकम, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट की अगर सिचुएशन आती है तो ये इस तरह से फॉल करेगा, और फिर से दोबारा जब पीरियड ग्रोथ का आएगा तो इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर से इस तरह से नीचे आएगा। तो ये चीज क्या बोली जाती है, ये जो एक इस तरह से साइक्लिकल डायग्राम है, इसको क्या बोला जाता है? बिजनेस साइकिल। जिसके अंदर आप बिजनेस के जो एक्सपेंशंस है, कॉन्ट्रैक्शंस है, फ्लक्चुएशंस है, उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस साइकिल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं, इट इज कॉल्ड एज दी, बट व्हेन देयर इज लो इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो सिचुएशंस होगी, हाई इनकम, हाई आउटपुट और हाई एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा पीरियड हो गया? प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का। इसके दूसरा जो कौन सा पीरियड होता है? लो इनकम, लो आउटपुट और लो एम्प्लॉयमेंट का। ये कौन सा पीरियड होता है? कॉन्ट्रैक्शन या जो है डिप्रेशन का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। With past experience worldwide, it has been observed that the period of prosperity and the period of recession alternate each other। तो क्या कह रहे हैं कि जो prosperity है यानी कि जब growth period है वो किसके alternate होता है, यानी alternate करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि alternate days के ऊपर आप पढ़ाई करें, तो इसका कहने का मतलब क्या है? एक दिन छोड़कर आप पढ़ाई करेंगे, एक दिन करेंगे दूसरे दिन नहीं करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट किसका है? ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और डिप्रेशन का। एक बार ग्रोथ होगी तो दूसरी बार डिप्रेशन होगी, अगर डिप्रेशन हुई है तो फिर से ग्रोथ होगी। आप ये देख रहे हैं ऑल्टरनेट कर रहा है, यहां पर ये ग्रोथ है, फिर डिप्रेशन है, फिर से ग्रोथ है, फिर से डिप्रेशन है, यानी कि ऑल्टरनेट चीजें चलती हैं। ग्रोथ डिप्रेशन, ग्रोथ डिप्रेशन, ग्रोथ डिप्रेशन, इस तरह से लगातार ग्रोथ नहीं रह सकती, लगातार डिप्रेशन नहीं रह सकता। These alternating periods of expansion and contraction in countries' economies are called business cycles और ट्रेड साइकिल्स। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। इस चीज को, इस साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन को, जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस आप डिफाइन कर सकते हैं, कब ग्रोथ है, कब डिप्रेशन है, कब कॉन्ट्रैक्शन है, कब एक्सपेंशन है, इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस साइकिल। कीन्स के द्वारा कहा गया है, अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस, with period of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentages। तो गुड ट्रेड कौन सा होता है? जिसके अंदर आपकी हाई इनकम है, हाई आउटपुट है और हाई एम्प्लॉयमेंट है। लो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ? यानी बेरोजगारी दर कम है, इसका मतलब रोजगार दर कितना है? ज्यादा है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? गुड ट्रेड पीरियड, यानी ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी।
इसके ऑल्टरनेट कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन का पीरियड। तो वो कौन सा पीरियड होता है, जब आपकी इनकम लो है, जब आपकी आउटपुट लो है और अनएम्प्लॉयमेंट दर यानी बेरोजगारी का दर वो भी ज्यादा है, तो वो कौन सा पीरियड हो जाएगा आपका, डिप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड। तो ये चीज हमने जेएम कीन्स ने दी थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल की, कितनी तरह की बिजनेस साइकिल्स होती हैं। तो मेजर साइकिल होती है, माइनर साइकिल होती है और वेरी लॉन्ग साइकिल्स होती हैं। तो मेजर साइकिल 8 से 12 साल के अराउंड रहती है, माइनर साइकिल 2 से 5 साल के अराउंड रहती है और जो वेरी लॉन्ग साइकिल है वो 50-60 सालों तक एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। बिजनेस साइकिल क्या होता है, उसका दूसरा नाम ट्रेड साइकिल भी है। उसके अंदर एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस को डिटरमाइन किया जाता है। और टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल कौन से हैं, मेजर जो 8 से 12 सालों के लिए एग्जिस्ट करती है, माइनर जो 2 से 5 साल के लिए एग्जिस्ट करती है और वेरी लॉन्ग साइकिल्स जो 50-60 सालों के लिए एग्जिस्ट करती है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। The period or duration for a business cycle varies a lot. It can be from 2 years to a maximum of 10 to 12 years. तो ये जो ऊपर यहां पर दिया है वही चीज बता रहे हैं। मिनिमम 2 साल है, मैक्सिमम कितना है, 12 साल। ये तो है मेजर माइनर साइकिल्स। वेरी लॉन्ग साइकिल्स में ही ये दोनों साइकिल्स आ जाती हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ड्यूरिंग रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ आउटपुट। तो रिसेशन का टाइम कौन सा होता है, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का दर बहुत ज्यादा है और लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस कौन करेगा, और प्रोड्यूस नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस राइज करेंगे, रिजल्टिंग इनटू इन्फ्लेशन। तो ये चीज सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम से इंटर रिलेटेड है। आप अगर ओपन माइंडेड नेचर से इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीजें। Many businesses suffer heavy losses and thus may go bankrupt. The level of living of people goes down. Recession also gives a blow to the investments which further causes loss of economy. तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितनी चीजें रिसेशन की वजह से अफेक्ट होती हैं। कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, बिजनेसेस को लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस क्यों बढ़ेंगे, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार लोग ज्यादा हो जाएंगे, वो प्रोडक्शन में नहीं पार्ट लेंगे, प्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे तो आउटपुट नहीं होगी, आउटपुट नहीं होगी और डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो वो कंज्यूम कम करेंगे और कंजम्पशन के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए कहां से पैसे आएंगे। आपको याद है फंक्शन ऑफ इनकम क्या था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। आप ये चीजें साथ साथ पढ़ते रहिए तभी आपको ये चीजें कनेक्ट कर पाएंगे आप। जो आपका इनकम का फंक्शन था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम के पार्ट की कंजम्पशन, जो कंजम्पशन पार्ट है वो ज्यादा है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम बचेगा और आप इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे। तो वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी का नुकसान होता है। तो रिसेशन पीरियड बुरा पीरियड कंसिडर किया जाता है। As we know that the inflation reallocates the income in favor of rich people, so we can say that even a boom with inflation reduces the income of mainly poor people. तो ये क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन का जो पीरियड है वो हमने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। एक स्लो स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन सभी के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसका, ग्रोथ का, कि उसके अंदर जो है आपकी इनकम के साथ जितनी राइज कर रही है आपकी इनकम, उसके प्रोपोर्शनेट इंक्रीज अगर इन्फ्लेशन में आता है, प्राइसेस में आता है, तो दैट इज ए गुड इंडिकेटर कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वो उतना प्राइस लेवल सस्टेन कर पा रही है कमोडिटी गुड्स का जितना लोगों की इनकम है, उसके प्रोपोर्शनेटली वो प्राइस इंक्रीज करते हैं तो लोग फिर भी उसके बाद भी एम्पल इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं। ये कौन सी बात हो गई, एक लो स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन की। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात आती है तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इनकम किसकी फेवर में ज्यादा रखता है, रिच पीपल के। क्योंकि वहां पर देखिए इन्फ्लेशन जब आता है तो रिच पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबानी को फर्क नहीं पड़ेगा टमाटर 80 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पुअर पीपल पे इस एक्सपेंस का जरूर फर्क पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन राइज करती है तो एक बहुत अच्छा रीजन भी होता है उसका सैलरी या इनकम के राइज होने का। जैसे जैसे इन्फ्लेशन राइज करती है उसके कंपेरेटिव ये इनकम भी आपकी राइज करती रहती है। वही चीज यहां पर बताई गई है। Crowther writes, on the one hand, there is the misery and shame of unemployment with all the individual poverty and social disturbances that it may create. On the other hand, there is loss of wealth represented by so much wasted and idle labor and capital. तो एक तरफ रिसेशन की वजह से क्या हो रहा है, रिसेशन की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, लोग गरीब होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कोरोना के अंदर जो अपना ये 2020-21 का पीरियड था, अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हो तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है अराउंड 70 लाख के लोग
बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। यानी कि हमारा जो बेरोजगारी दर है वो इतना बढ़ गया, और उसके बाद जो इनकम लेवल है वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि देखिए ये जो अपना पीरियड था कोरोना का, इसके अंदर ना तो बिजनेसेस काम कर पाए ढंग से लॉकडाउन की वजह से, और भी कोई बीमार पड़ रहा है, कोई कोरोना से जो है शहीद हुआ जा रहा है, तो उस तरह से जो है इफेक्ट बहुत बुरा रहा है इन चीजों का बिजनेसेस के ऊपर। और बिजनेसेस अगर खुद को ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? उनको फिर जो है मजबूरन रिट्रेंचमेंट्स करनी पड़ती हैं, लोगों को निकालना पड़ता है, या जिन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा है उनको उनकी सैलरी में डिडक्शंस करनी पड़ती हैं, किसी को 60% मिल रही है, किसी को उससे भी कम मिल रही है, तो इस तरह के काम जो है करने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, पूरी वेल्थ का। क्योंकि देखो, लोगों के पास अगर पैसा कम जाएगा तो लोग पैसा कम खर्च करेंगे और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लोग पैसा जितना कम खर्च करेंगे उतना मार्केट में पैसा कम आएगा। सिमिलरली जितना लोग कम इन्वेस्ट करेंगे उतने ही मार्केट में क्रेडिट का फ्लो कम होगा। तो ये सारी चीजें आपस में इतनी इंटर रिलेटेड है कि कोई एक एलिमेंट भी अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो बाकी सारी चीजें जो है अफेक्ट करेंगी। इस अफेक्ट को क्या बोला जाता है? डोमिनो अफेक्ट बोला जाता है, कि अगर आप किसी एक चीज को भी इधर उधर कर देते हैं तो सारी चीजों के ऊपर जो लाइन में एक दूसरे से जुड़ी हैं वो सारी चीजें अफेक्ट कर जाएंगी। तो ये चीजें यहां पर बताई गई हैं। आई होप आपको ये पूरी क्लैरिटी के साथ मैं समझा पाया। अब आते हैं पैटर्न्स ऑफ साइक्लिकल चेंज, यानी फ्लक्चुएशंस किस तरह की होती है। मैंने आपको ऊपर जो डायग्राम बना के दिखाया था, ये क्या है? फ्लक्चुएशन है। देखिए, स्टेबिलिटी कहां आती है? स्टेबिलिटी आती है अगर बिल्कुल सीधी लाइन बन जाती इस तरह से, ये स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जो अपना बिजनेस है या ट्रेड है वो एकदम से अपने फुल मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुका है, ना तो अब वो नीचे गिरेगा ना वो इससे और ऊपर उठ सकता है, वो अपनी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। फ्लक्चुएशंस कब आती हैं? जब चीजें ऑल्टरनेट चलती हैं। देखो, आपके घर में जो करंट है उसके अंदर भी ऑल्टरनेट करंट होता है और डायरेक्ट करंट होता है, डीसी एसी। जो ऑल्टरनेट करंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा, उसका नाम ही ऑल्टरनेट है, ठीक है। और जो वही चीजें यहां पर है, सिमिलरली जहां पर शब्द ऑल्टरनेट का आ जाए तो इसका मतलब वहां पर बात फ्लक्चुएशंस की हो रही है, कि एक दिन वो काम हो रहा है, अगले दिन नहीं हो रहा, फिर तीसरे दिन वो काम हो रहा है, चौथे दिन फिर नहीं हो रहा। तो ये क्या चीज बन जाती है? फ्लक्चुएशंस। एक बार ग्रोथ है, दूसरी बात कॉन्ट्रैक्शन है या डिप्रेशन है, फिर से ग्रोथ है, फिर से डिप्रेशन है। तो वही ट्रेड साइकिल सब यहां पर आपको समझाई गई है। चेंजेस इन बिजनेस साइकिल में अकर इन टू पैटर्न्स। तो दो पैटर्न्स हैं, दो तरीके हैं, दो डिजाइन है जिसके अंदर ये काम करता है। फर्स्ट पैटर्न इज वेयर फ्लक्चुएशन हैपन अराउंड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर बिलो। तो आप देख रहे हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहां पर जो है सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर इसके अराउंड अराउंड ग्रोथ और डिप्रेशन होती रही इस तरह से बिल्कुल, तो उसको बोला जाएगा ये पैटर्न वन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। फ्लक्चुएशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड हो रहे हैं। देखो, ये इक्विलिब्रियम लाइन है, इसके अराउंड ही एक्सपेंशन यानी ग्रोथ हो रही है, फिर पीक करे जा रहा है, यानी ये आपकी फिर से मैच्योरिटी पीरियड आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर एक्सपेंड कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, जैसे पीक होता है, पीक का ऑपोजिट क्या होता है? ट्रोप। ये चीज आप याद रखना। जैसे पीक होती है ना, जैसे आप माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको बोलते हैं पीक, और उसकी जो सबसे नीची जो अपनी वो गहराई होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रो। तो वही चीज यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। सबसे ऊंचा पीरियड, सबसे जब हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम, हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अटेन करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? पीक। जब लोवेस्ट लेवल ऑफ इनकम, लोवेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, लोवेस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अचीव करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्रू। और ये आपका क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम लाइन। तो इस लाइन के अराउंड अगर आपकी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये वाला फोर फेस ऑफ बिजनेस साइकिल विदाउट ग्रोथ ट्रेंड। इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी यानी इक्विलिब्रियम के अराउंड ही वो चीजें वो काम कर रही हैं। उसके बाद आते हैं अनलाइक द फर्स्ट पैटर्न, द सेकंड पैटर्न इज वेयर साइक्लिकल चेंज इन इकोनॉमी टेक प्लेस अराउंड ग्रोथ ट्रेंड। तो यहां पर अब हमने क्या किया है? देखो, ऊपर क्या था? विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ नहीं थी ना, स्टेबिलिटी थी, एक लाइन बनी हुई थी। ये लाइन क्या ऊपर नीचे जाती दिख रही है? नहीं दिख रही। इस लाइन के अराउंड ही चीजें होवर कर रही हैं, इस लाइन के अराउंड ही चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी लाइन के अराउंड एक्स ग्रोथ भी हो रहा है, और इसी लाइन के अराउंड आपका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ लाने के लिए क्या करेंगे? लाइन को तिरछा कर देंगे, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आपकी जो ये देखो यहां पर दिया है ना, लेवल ऑफ जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जो एक नेशनल एक एरिया के अंदर बनाया गया प्रोडक्शन है, वो चीजें क्या की जाती हैं? जीएनपी के अंदर काउंट होती हैं। तो वही चीजें यहां है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे आपका टाइम, ये देखो ये टाइम है ना, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता गया वैसे वैसे आपका जो जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, वो भी बढ़ता गया। तो ये इंक्रीज कर रहा है, और इस इंक्रीजिंग ट्रेंड के अराउंड अगर बिजनेस साइकिल एग्जिस्ट करती है तो इसको क्या बोला जाता है? सेकंड पैटर्न, यानी कि
क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिकल चेंज इन इकोनॉमी अराउंड द ग्रोथ ट्रेंड, या साइक्लिकल चेंज इन इकोनॉमी विद ग्रोथ ट्रेंड। ये था विदाउट ग्रोथ ट्रेंड, ये है विद ग्रोथ ट्रेंड। तो आप ये चीज याद रखेंगे, मैं आपसे आशा करता हूं। उसके बाद आते हैं एक्सपेंशन एंड प्रोस्पेरिटी पे। तो एक्सपेंशन कौन सा होता है, प्रोस्पेरिटी कौन सा पीरियड होता है, जब आप इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन फैक्टर्स आप जरूर याद रखना, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन जब हाई होती हैं तो कौन सा होता है आपका एक्सपेंशन एंड प्रोस्पेरिटी पीरियड। इसके अंदर आपका कौन सा पीरियड आता है, पीक का पीरियड आता है। In this phase, both the output and the employment keep increasing till the stages of full employment and maximum production reach. मतलब तब तक बढ़ती हैं, ये देखो, ये तब तक बढ़ रही हैं, 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 और फिर ये पीक कर गई। ये पीक कौन सा पीरियड है, हाईएस्ट इनकम यानी मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ये कौन सा पीरियड है आपका, पीक का पीरियड है। तो ये तब तक, तो एक्सपेंशन और ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी के पीरियड कौन सा होता है कि जो आपके फैक्टर हैं कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट और इनकम, ये तब तक बढ़ते हैं जब तक कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच नहीं कर जाते। फिर एक बार ये मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाए, जिस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पीक, उस पीक से फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट करते हैं। उस पीरियड को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन, ये देखो, एट मैक्सिमम एक्सपेंशन द गैप बिटवीन जीएनपी एंड एक्चुअल जीएनपी बिकम्स जीरो। तो जितना सोचा गया था प्रोडक्शन होगी, उतनी ही प्रोडक्शन की जा रही है, उस लेवल को क्या बोलते हैं, पीक। यानी कि जितना हमने अच्छा एंटीसिपेट किया था कि हम इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, उतनी यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअली कर पाए, तो वो चीज क्या बन जाती है, अपना मैक्सिमम पीरियड, तो उसको क्या बोलते हैं, पीक। Here the production reaches its maximum level, the demand is also very high. Generally, the price rise during the expansion phase, but this is neutralized by the high economic activity. तो इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के बिल्कुल प्रोपोर्शनेट राइजिंग इनकम भी है, मनी फ्लो भी है, तो कोई फर्क ज्यादा है जो पड़ नहीं रहा है, वो न्यूट्रल बन जाती है वहां पर चीजें, कि प्राइस अगर बढ़ भी रही है तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, इनकम भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो उस पीरियड को क्या बोला जाता है, पीक, यानी कि एक बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है। फिर कौन सा आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन का। द एक्सपेंशन फेज इज ट्रेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन। ट्रेल्ड का मतलब अगला जो पीरियड है उसके आगे आने वाला, सक्सीडेड बाय, ठीक है, तो वो चीज ऐसे बोला जाता है। उसके बाद आते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज देयर इज ड्रॉप इन रियल जीएनपी एंड फॉल इन एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये चीज मैं जो आपको अच्छे से समझा चुका हूं, इसके अंदर और कुछ रीड करने वाला है नहीं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एक्सपेंशन पीरियड वो पीरियड होता है जब आपका जो है एम्प्लॉयमेंट, इनकम और क्या, आउटपुट, ये तीनों चीजें तब तक बढ़ती हैं जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। पीक के ऊपर आपका पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि जो आपने सोचा था आप उतना ही प्रोड्यूस कर पाए, आपके जीएनपी उसके बराबर है। उस वक्त इन्फ्लेशन भी होती है, यानी जनरल राइज इन प्राइस भी चल रहा होता है, लेकिन आपकी इनकम भी एट द सेम टाइम बढ़ रही होती है, तो उन दोनों का इफेक्ट भी आपस में न्यूट्रल हो जाता है। एक बार पीक पे पहुंच जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड में क्या होता है, आपके फिर वही तीन फैक्टर, कौन कौन से, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, और वो तब तक गिरते हैं जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि लोएस्ट इनकम, लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट और लोएस्ट प्रोडक्शन। उस पीक को, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रो। तो वो चीज आपका ये नाम है। और ट्रो के बाद क्या आता है, रिवाइवल पीरियड आता है। रिवाइवल का मतलब फिर से ग्रोथ पीरियड आ जाता है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल की। फीचर्स क्या क्या है आइए देख लेते हैं। बिजनेस साइकिल्स आर रिकरिंग इन नेचर पीरियोडिकली इफ नॉट रेगुलरली। हम तब से ये क्या पढ़ रहे हैं कि ये चीज ऑल्टरनेट होती है। एक बार अगर ग्रोथ का पीरियड आ जाए तो उसके अगला पीरियड कॉन्ट्रैक्शन का आता ही आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इकोनॉमी हमेशा ग्रोथ के पीरियड में है। उसके क्या नाम है, कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डिप्रेशन स्टेज जरूर आती है। जैसे अमेरिका है, अगर वो एक डेवलप्ड नेशन है तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा ग्रोथ पे रहेगी, उसके अंदर भी फॉल आता है। ग्रेट डिप्रेशन 2008 अमेरिका में आया था और उसके बाद उसकी इकोनॉमी भी फॉल करी थी। तो वही चीजें होती हैं कि आप लंबे से लंबा टाइम जरूर बिता सकते हो ग्रोथ के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम वो पीरियड जो है वो डेफिनेट रहेगा। जो हमने ऊपर पढ़ा था, मेजर साइकिल आपकी जो है 8 से 12 सालों के बीच की होती है, और जो आपकी माइनर साइकिल वो 2 से 5 की होती है। तो अगर मान लीजिए आपकी ग्रोथ माइनर साइकिल में है तो ग्रोथ पीरियड आपका 2 से 5 साल तक का रह सकता है। सिमिलरली अगर आपकी जो ग्रोथ है वो अगर मेजर साइकिल के अंदर है तो ग्रोथ जो है 8 से 12 साल तक एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उसके बाद
उसके बाद तो डिप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन आएगी ही आएगी। वो चीज वो इनएविटेबल है, वो चीज होनी है, वो होती ही है। तो ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो क्या क्या है, बिजनेस साइकिल आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब बार बार होता रहता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज बार बार अपने आप को दोहराए। तो ये चीज आप देख रहे हैं ना, पैटर्न एकदम से सेम है। ये देखो, ये यहां तक आप अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहां पर ये साइकिल जो है खत्म हो गई, एक्सपेंड हुई, पीक हुई, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुई और ड्रॉप पे आ गई, लेकिन फिर से यही पैटर्न दोबारा से आ गया, फिर से यही पैटर्न दोबारा से आ जाएगा। तो ये अपने आप को दोहराता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। उसके बाद आते हैं बिजनेस साइकिल्स आर सिंक्रोनिक इन नेचर, विच मींस दैट रिसेशन एज वेल एज प्रोस्पेरिटी कवर होल दी इकोनॉमी। तो फिर से वही चीज दोबारा से इन्होंने रिफ्रेश कर दी, क्या कि जो रिसेशन है और प्रोस्पेरिटी है, ये दोनों पीरियड जो है एक इकोनॉमी को कवर करते हैं। इन दोनों के पीरियड के अलावा कोई तीसरा पीरियड नहीं आता। या तो एक इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी में जाएगी और वंस इट रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो चीज फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो फिर से रिवाइवल या फिर से ग्रोथ पे आ जाएगी। Fluctuations occur every sector of the economy, that is production, employment, investment, consumption, rate of interest, inflation rate। तो हर सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन जो है, ये फ्लक्चुएशंस आती हैं। कभी प्रोडक्शन हाई है, एम्प्लॉयमेंट, तो ये चीजें जो है हम ऊपर कवर कर चुके हैं। इसके अंदर और कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो। ये फिर से वही आ गई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। इनकम क्यों बोल रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। आप ये चैप्टर जो है ऊपर अगर पढ़ के आए हैं तो ये रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं पढ़ के आए तो प्लीज ऊपर वाले चैप्टर्स आप पढ़ के आएंगे, ये चीजें सीरीज में करेंगे तो ही आप यहां पर तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं ये बात। तो प्लीज यहां पर इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन दिया है, ये दोनों क्या बन जाती हैं, आपकी इनकम बन जाती है। तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट फ्लो को डिटरमाइन करता है। लोग जितना, देखो आप आपके अगर आपको होम लोन लेना है तो होम लोन के ऊपर जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतने ज्यादा लोग होम लोन लेंगे। सिमिलरली जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट एफडीज के ऊपर होगा उतने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी केस, चाहे वो क्रेडिट के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर इन्फ्लेशन रेट आता है प्राइस लेवल के लिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आर ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर अफेक्टेड मोस्टली बाय फ्लक्चुएशन। तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो लंबे टाइम तक चल जाते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया आपका, 5-6 साल तक कहीं नहीं जाएगा, आपने एक बार ले लिया तो। सिमिलरली इस तरह से जो ड्यूरेबल है, यानी कि जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट और खर्चा जो है बहुत ज्यादा, वो किस पे डिटरमाइन करता है, फ्लक्चुएशंस के ऊपर। देखो जैसे दिवाली सेल आती है तो जो आप देखो, मोबाइल फोन भी क्या है, वो एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड ही है, क्योंकि वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो इसका ऑपोजिट कौन सा होता है, पेरिशेबल कंज्यूमर गुड। खाने पीने की सारी चीजें किस में आती है, पेरिशेबल में, कि आपने ली, खा लिया, खत्म। सिमिलरली पेट्रोल है, वो क्या है, पेरिशेबल नेचर का है, आपने एक बार डलवाया, गाड़ी चलाई, खत्म। तो ये चीजें क्या है, आपकी पेरिशेबल हो जाती हैं। तो फ्यूल आप एक तरह से कह सकते हैं पेरिशेबल। तो फ्यूल आपका फ्लक्चुएशंस पे उतना डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अब देखो पीछे पेट्रोल जब है 105 110 रुपए का हो गया था, क्या लोगों ने डलवाना बंद कर दिया था, नहीं, मजबूरी थी, डलवाया, काम तो करना है ना यार, ऑफिस तो जाना है अब। सिमिलरली लेकिन एक मोबाइल फोन अगर महंगा हो जाता है तो आप उसको टाल कर सकते हैं लेने की। फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग अपना गैलेक्सी S22 या जोन सा भी उसका भी मॉडल आने वाला है, वो 70,000 की बजाय 80,000 का लॉन्च करता है, तो मैं फिर वो नहीं लूंगा, मैं कोई और फोन देखना स्टार्ट कर दूंगा। तो वहां पे फ्लक्चुएशंस डिटरमाइन करती हैं कौन से गुड्स पे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पे। याद रखो दो प्रोडक्ट होते हैं, ड्यूरेबल और पेरिशेबल। ड्यूरेबल आपके जो लंबे टाइम तक चल जाते हैं, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, या कोई और चीजें होगी, बेड हो गया, सोफा हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन आपके दूसरे कौन से होते हैं, पेरिशेबल, जो आप मोस्टली जिसके अंदर फ्यूल वगैरह कंसिडर करते हैं। तो वो चीजें आप याद रखेंगे। कंजम्पशन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स वेरी लिटिल ड्यूरिंग दिस फ्लक्चुएशन। फिर से नॉन ड्यूरेबल कौन से हो गए, पेरिशेबल गुड्स। मैंने बता दिया आपको, पेट्रोल चाहे 110 का हो जाए, लेकिन वो लोग डलवाना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है, गाड़ी उन्होंने ले रखी है, ऑफिस उनको जाना है, वो चीज डलवानी पड़ेगी। तो वो उसके ऊपर फ्लक्चुएशन का कोई खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आई होप इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मैं इन चीजों की आपको नहीं दे सकता, आपको समझ में आ रही होगी, इस बात की मेरे को पूरी उम्मीद है।
During depression, the inventories go beyond the desired level, resulting in decrease in the production of goods and vice versa. तो डिप्रेशन के पीरियड में देखो, डिप्रेशन का पीरियड यानी रिसेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड, उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन भी गिर रही होती है, एम्प्लॉयमेंट भी गिर रही होती है और इनकम भी गिर रही होती है। तो यहाँ पर क्या कहना है, जब हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोगों की इनकम गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट का रेट गिर रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो चीजें भी कम खरीद पा रहे होंगे, और चीजें कम खरीद पा रहे हैं तो दुकानों में चीजें वही होंगी जो है। अब देखो, कोई दुकानदार है, उसका क्या सपना होता है कि अगर सुबह मेरे पास कोई फल सब्जी या कोई भी प्रोडक्ट आए तो वो शाम तक बिक जाना चाहिए, वो उसकी चीज है। सिमिलरली एक कंज्यूमर का भी यही है कि कोई मार्केट में नई चीज आई है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लूं या यूज करने की कोशिश करूं, है ना। लेकिन डिप्रेशन के पीरियड में ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों के पास पैसा है नहीं खर्च करने को, बेरोजगार वो वैसे हो चुके हैं, ठीक है। और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो वहां पर प्रोडक्शन, क्योंकि सामान नहीं बिकेगा, और अगर पुराना सामान नहीं बिकेगा तो नया प्रोड्यूस करके क्या फायदा है, आप मार्केट को फ्लड कर देंगे फिर प्रोडक्ट से, जो कि इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। डिप्रेशन के अंदर जो इन्वेंट्री है, यानी कि जो सामान पुराना पड़ा है वो बिकता नहीं है, और उसको जो है गो बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल, यानी कि आपके जो दुकान के अंदर, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपका जो सामान है, पुराना सामान है, वो बिक ही नहीं रहा है, तो वो क्या है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपके पास सामान बिकेगा नहीं तो आप प्रोड्यूसर को बोलेंगे कि भाई मत सप्लाई कर, सब थोड़ी देर रुक जा, बंद कर दे अपनी मशीनरी, ये पहले यही वाला बिक जाने दे फिर देखेंगे। तो वही चीज यहां पर रिजल्ट होता है। तो ये कौन सा पीरियड का काम है, डिप्रेशन का। इट इज द प्रॉफिट विच फ्लक्चुएट्स द मोस्ट। तो प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, प्रोडक्शन ऊपर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छी रहेगी, मतलब देख रहे हैं ना, प्रॉफिट ही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या है, इनकम है, अगर एक बिजनेसमैन के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो वही चीज यहां पर क्या ही है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, आउटपुट अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, तो मतलब क्या है, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो वही चीज यहां पर है। तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कौन करता है, इनकम और प्रॉफिट। Business cycles are global in nature, spread from one country to another through trade relations. Great Depression of 1929-33, similarly Great Depression of 2008 जो यूएसए में आया था, वो सिर्फ यूएसए तक लिमिटेड नहीं रहा, वो पूरे दुनिया भर में जो है उसका इंपैक्ट देखने को मिला। सिमिलरली अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2020 की रिपोर्ट देखेंगे तो आप वहां पर अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस दिया है कि क्यों इंडिया का जो रिसेशन पीरियड है, इस वक्त इंडिया जो है थोड़े रिसेशन पीरियड में चल रहा है, क्यों इंडिया का रिसेशन पीरियड बाकी दुनिया के ट्रेड को भी अफेक्ट कर रहा है। ये चीज सत्य है, आप जाकर आईएमएफ की रिपोर्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चीज पढ़ेंगे तो आपको जो है थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज इन चीजों के बारे में मिल जाएगी। तो आप देखेंगे वहां पर कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडिया का जो रिसेशन पीरियड है उसकी वजह से बाकी दुनिया भर का भी ट्रेड कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। सिमिलरली यूएसए में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इंपैक्ट पूरे दुनिया भर पर देखने को मिल जाता है। आइए कुछ थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर और इससे ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको बिजनेस साइकिल्स अपने आप में क्या कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीन इसकी जो है अपनी थ्योरीज हैं, इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, मिलर वगैरह, कीन्स एंड हिक, इन्होंने जो है अलग अलग डिस्क्राइब की थी। तो सबसे पहले प्योर मॉनेटरी थ्योरी आ जाती है, फिर मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और फिर शम्पेटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन आ जाती है। ये देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। कीन्स है, सैमुअल्सन है, हिक है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है प्योर मॉनेटरी थ्योरी। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू हॉटरे, the business cycle are the continuous and cyclical phases of inflation and deflation, and the fluctuations occur when there are change in money flow and borrowing mechanism in the market। तो ये क्या है, देखो नाम क्या है इसका, प्योर मॉनेटरी, यानी कि ये प्योर पैसे से रिलेटेड है। पैसे से क्या चीजें रिलेटेड होती हैं, पैसे का फ्लो कितना है, किसके थ्रू, इनकम के थ्रू। इनकम के थ्रू कैसे हुआ, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और फिर दूसरा तरीका क्या होता है, क्रेडिट फ्लो, यानी कि लोग कितना बोरो कर रहे हैं, उससे भी तो पैसा फ्लो करता है ना। आप जाकर लोन लेके आएंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा आपको, लेकिन रीपे कितना करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिमिलरली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मनी का फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। वही चीजें ये कह रहे हैं कि हॉटरे की प्योर मॉनेटरी थ्योरी के अंदर जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो फ्लक्चुएशंस हैं जिसे बिजनेस साइकिल डिटरमाइन होती है। और इसके मेन इंडिकेटर कौन से हैं, एक तो मनी फ्लो की, लोगों के पास पैसा कितना है, और दूसरा बोरो कितना लोग कर पा रहे हैं। तो वो चीज यहां पर बताया है। और इसके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन सा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगर आपको लोन चाहिए तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा आप उतना ज्यादा लोन लेंगे। सिमिलरली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखेंगे।
With the increase in money supply, there will be increase in prices, income and total output. This will enhance the growth of economy. तो फिर से जैसे जैसे पैसे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी, प्राइजेस जो है इनकम के प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएंगे, टोटल आउटपुट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। वही चीजें जो है यहाँ पर आई हैं। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ है नहीं। बोरोइंग के बारे में यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोन्स ज्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे, तो वो चीजें यहाँ पर बताएं। कॉन्ट्रारी टू दिस द इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैम्पर्ड व्हेन द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन स्टॉप क्रेडिटिंग। तो स्टॉप क्रेडिटिंग का क्या मतलब होता है, जब बैंक्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे या लिमिट लगा दे या रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि पर इंडिविजुअल कितना लोन ले सकते हैं, वो चीजों के अंदर मनी का फ्लो जो है थोड़ा कम हो जाता है, इंपैक्ट करता है उन चीजों के ऊपर। तो यही बता है। क्रिटिसिज्म क्या है, नई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर कंसिडर नहीं किए गए। नई इन्वेस्टमेंट्स भी की जा सकती हैं, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कितनी है वो चीज जो है यहां पर कंसिडर नहीं की गई। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वेल द ट्रांजिशनल फेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो देखो इसके अंदर दो ही फेस आए, कौन से, एक तो इन्फ्लेशन का फेस, डिफ्लेशन का फेस, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता ना। हो सकता है इन्फ्लेशन भी नेगेटिव हो सकता है डिफ्लेशन भी पॉजिटिव हो, क्योंकि देखो अगर हाइपर इन्फ्लेशन के पॉइंट से अगर डिफ्लेशन हो रही है तो देन वो डिफ्लेशन अच्छी है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक सर्टेन डिग्री से यानी स्टेबल रेट से ज्यादा हो रही है तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक है। तो इससे कुछ डेफिनेट पता नहीं चलेगा आपको कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सिर्फ ये तो पता चल गया इन्फ्लेशन से प्राइस राइज हो रहा है, लेकिन वो कितने लेवल पर हो रहा है ये नहीं पता। क्या पता हाइपर इन्फ्लेशन हो रही हो, और क्या पता डिफ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन से हो रही हो, यानी कि वो डिफ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन अगर आएगा तो इसका मतलब इन्फ्लेशन गिर रही है, वो फिर से अपने आप को करेक्ट कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाता है। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। Businessmen are more concerned about the future opportunities actually, not about the interest rate as mentioned in this theory. तो एक बिजनेसमैन जो है वो तो भाई प्रॉफिट पे देखेगा ना, उसको इंटरेस्ट रेट से क्या मतलब है। वो तो चाहता है कि लोग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज्यादा खर्च करें, क्योंकि एक बिजनेस क्या बना रहा है, कंज्यूमर गुड बना रहा है। बैंक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे कर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस क्या चाहता है कि उसके, देखो बिजनेस को ना दोनों तरफ से फायदा होता है, या तो आप उसके शेयर्स ले लो तो भी पैसा उसके पास जा रहा है, या आप उसका गुड खरीद लो तो भी पैसा उसके पास जा रहा है। बिजनेस कभी भी जो है उसके अंदर नहीं रहता, दोनों तरफ उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। या तो आप उसके शेयर खरीद लो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो तो भी पैसा बिजनेस के पास जाता है, या उसके प्रोडक्ट्स ले लो तो भी पैसा बिजनेस के पास जाता है। बैंक तो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है कि पैसा प्रोवाइड कर देता है। तो वो चीज जो है यहां पर बताई गई है। बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट को ज्यादा फैक्टर करता है, इंटरेस्ट रेट से उसको कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली किसको, या तो आप क्रेडिट कार्ड से अगर एक आईफोन ले आते हैं तो एप्पल को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, उसका तो स्टिल 70-80 हजार रुपए का फोन बिक रहा है, उसके पास तो स्टिल 70-80 हजार रुपए पहुंच रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट इसका जो है आपको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। सिमिलरली अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पे करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए है, उसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट मिल सकता है हर साल, 3,000 रुपए। अब आपने 70,000 का मोबाइल ले लिया, आपके पास सेविंग कितनी बच गई, 30,000। 30,000 के ऊपर अब आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो लॉस किसका है, अल्टीमेटली कंज्यूमर का है। वही चीजें यहां पर बता रहे हैं कि बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट सेविंग पर ज्यादा हो, सेविंग पर कम हो, क्रेडिट पर ज्यादा हो, क्रेडिट पर कम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। दैट इज ओनली व्हाट मैटर्स टू अ बिजनेसमैन। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। फिर आते हैं मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी प्रोपोज्ड बाय हेग। दिस थ्योरी emphasize on the imbalance between real and expected investment in the market. According to this theory, in a balanced economy, the real investment is much greater than desired investment, and the voluntary saving should be equal to the real investment. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी के अंदर रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा होती है, और वॉलेंट्री सेविंग यानी अपनी मर्जी से जो सेविंग कर रहे हैं लोग, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा होती है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट से। इस थ्योरी का मेन पर्पस यही है। दस विल रिजल्ट इन नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, दस बैलेंसिंग द इकोनॉमी। तो ये चीज जो है यहाँ पर बताई गई है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी जो है उनके नाम याद कीजिए, बस प्राइमरीली उनके जो फीचर्स हैं वो याद कर लीजिए। मॉनेटरी के अंदर मनी फ्लो के ऊपर बात की गई थी। मनी का फ्लो चाहे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो चाहे बोरोइंग्स के थ्रू हो। मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट,
मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट यानी जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि यहां पर रियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? बिजनेस साइकिल हैपन टू अकर अंडर इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर बैलेंस्ड इकोनॉमी है, देखो बैलेंस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? सब कुछ रिसोर्सेज बैलेंस्ड है, तो यहां पर फ्लक्चुएशंस कैसे होंगी? अगर सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ एक लाइन में चल रहा है, तो यहां पर इन फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहां पर लिखा है ना, नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, फ्लक्चुएशंस है नहीं। लेकिन बिजनेस साइकिल में तो फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो तो उसका अपना एक फीचर है। तो ये थ्योरी जो है वहां पर क्रिटिसाइज की जाती है कि जब बिजनेस साइकिल की बात हो रही है, बात ही एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की हो रही है, तो आप ऐसी थ्योरी कैसे डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर इकोनॉमी ही बैलेंस्ड है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस है ही नहीं? तो वहां पर ये क्रिटिसाइज की गई। फैक्टर लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्टेशन कैन आल्सो अफेक्ट द। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई हैं। इन चीजों पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये चीज आप जो है खुद से पढ़ के बता सकते हैं। Schumpeter's theory of innovation, अब ये कौन सी थ्योरी है? दिस थ्योरी proposes that innovations and modernization related to business structure एंड आइडियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक चेंजेस। तो ये क्या बता रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? चेंजेस इन्वेस्टमेंट के। मैंने फिर आपको ऊपर बताया था ना एक बार कि एक कंज्यूमर क्या चीज एक्सपेक्ट करता है कि नया प्रोडक्ट आएगा तो वो उसको यूज कर पाए। एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो वो करता है, सपने तो वो लेता है, और वो सपने लेता है तो आज नहीं तो कल वो उसको अचीव भी करता है। समझ रहे? अगर आपका एक सपना है कि भाई मैं जो है मर्सिडीज ले लूं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप मर्सिडीज ले लेकिन आप मेहनत जरूर कर सकते हैं वो लेने के लिए। तो हो सकता है या तो आप उससे बेटर प्रोडक्ट ले लें, हो सकता है या आप उसके लेवल तक का या उससे कम जो है प्रोडक्ट ले लें। तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन हर कोई करता है। वो एक्सपेक्टेशंस किससे बनाई जाती हैं? इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन से। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं टेस्ला कार ले लूं, ठीक है, बैटरी पावर जो कार आती है टेस्ला, अगर आपने सुना हो वो, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है। वो एक्सपेक्टेशंस किससे आई? उसकी इनोवेशन और मॉडर्न फीचर्स के थ्रू। अगर वो ना होते तो बाकी सारी कार, टेस्ला कुछ ऐसा नहीं है उसमें कुछ बहुत खास है, नॉर्मल कार की तरह दिखती है, वरना जैसी दिखती है हुंडई की, मैं वरना भी ले सकता हूं। लेकिन नहीं, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो किसके पास है? इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के साथ है। तो वही टेस्ला प्रोवाइड कर रहा है। तो वही चीजें यहां पर क्या है? थ्योरी ऑफ इनोवेशन की इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी फर्क डालता है किसके ऊपर? वो अफेक्ट करता है किसको? इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि लोग कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नए बिजनेसेस के अंदर, जैसे ग्रीन एनर्जी करके नया रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके अंदर लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा ग्रीन एनर्जी है, रिलायंस ग्रीन है, तो यहां पर क्योंकि दीज आर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। पेट्रोल डीजल कभी ना कभी फ्यूचर डेट के अंदर खत्म हो जाएंगे, तब हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना, सोलर एनर्जी और कोई इस तरह से ग्रीन एनर्जी होगी, बायोडिग्रेडेबल एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी। तो हम इससे पहले फ्यूल्स एक्चुअली खत्म हो जाए, जो पेरिशेबल फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, ये खत्म हो जाए, हम इससे पहले उनको एस्टैब्लिश करते हैं ताकि हमको जो है सेटबैक ना करना पड़े। तो वो है इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन। वहां पर इन्वेस्ट करते हैं लोग तो वो चीजें बनती हैं। इसकी थ्योरी यही है। Business cycles are almost exclusively results of innovation in the industry and commercial organization. Innovations are such changes of combination of factor as cannot be affected by infinite estimate, जो भी लिखा है इन्होंने, steps और variations on the origin margin। तो ये वही बोल रहे हैं कि innovations और modernization जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट करेगी, और जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतना ही एक्सपेंशन का पीरियड आएगा। सिमिलरली मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड आ जाएगा। जैसे इस थ्योरी का प्राइम एग्जांपल कौन है? नोकिया, ब्लैकबेरी। उन्होंने अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट नहीं किया। एंड्रॉइड के अंदर अगर वो टाइमली इन्वेस्ट कर देते तो आज शायद नोकिया और ब्लैकबेरी दोनों अच्छे खासे एग्जिस्ट कर रहे होते, बट उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और डिप्रेशन के अंदर अल्टीमेटली जो उनका मोबाइल विंग है वो टोटली खत्म हो चुका है। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन, इसके अंदर दो स्टेजेस कंसीडर किए जाते हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाती है। स्टार्टिंग इफेक्ट ऑफ न्यू लेटेस्ट इनोवेटरी आइडियाज ऑफ बिजनेस इन एन इकोनॉमी। तो ये जो है इतना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपका नहीं बनता। मैंने आपको जो है प्राइमरीली ये चीजें समझा दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जब रिविजनरी लेक्चर्स होंगे इन सब्जेक्ट्स के, मैं वहां पर उन डाउट को स्पेसिफिकली टारगेट करके बता दूंगा आपको। तो यहां पर इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई रेलिवेंट पोर्शन बचता नहीं। सेकंड अप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ फर्स्ट अप्रोप्रिएशन। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो चीजें हुई हैं उनकी कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ा जाता है, उनके जो बदलाव है उनको कहां पढ़ा जाता है? सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर। तो कीन्स थ्योरी है, ग्रेट डिप्रेशन के अंदर आई थी, जो है डिस्क्राइब द टोटल डिमांड
इन द इकोनॉमी दैट डिटरमाइन, जो अब इसके कीन्स की थ्योरी के हिसाब से क्या था, जो टोटल डिमांड है किसकी, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स की, वो डिटरमाइन करती है किसको, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को। डिमांड ज्यादा होगी, अब ऊपर वाले एक चैप्टर के अंदर हमने क्या रीड किया था, डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो डिमांड को कवर किया, मतलब सप्लाई को रिकवर किया जा सकता है। सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाती है तो वहां पर क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज पहुंची जाती है। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि टोटल डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन यानी सप्लाई होगी, और सप्लाई अगर डिमांड के प्रोपोर्शनेट पहुंच जाती है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज पर आ जाती है, वो अपनी मैच्योरिटी या इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन कर लेती है। तो ये चीज इसके अंदर कहा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेटेड माइनस कॉस्ट इनकट। तो ये तो सेम चीज है, इसमें कुछ भी है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना कमाया उसके अंदर से जितना कॉस्ट उस पैसे को कमाने के लिए इनकर करनी पड़ी वो माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वही चीज यहां पर बताई है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेटेड माइनस कॉस्ट इनकर्ड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ये चीज हमने अच्छे से, एक पूरा चैप्टर था इसके अंदर हमने करा था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर। यही टॉपिक्स जो है वो भी कीन्स नहीं दिया था, आपको याद हो। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का टॉप जो कॉन्सेप्ट है वो भी जॉन्स मेनर्ड कीन ने दिया था। सिमिलरली यह कॉन्सेप्ट भी उनसे रिलेटेड है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंकरेज पीपल टू सेव द मनी एंड डिस्करेजेस द इन्वेस्टमेंट। तो वो चीज आपको बता दी। इट विल कॉज डिक्रीज इन डिमांड, इनकम एंड ये इकोनॉमी कॉज इनटू डिप्रेशन। तो इसके अंदर अब कुछ और नया नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे वही से रीफ्रेज किए गए हैं अलग अलग लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना सेव कर सकते हैं, कितना। प्रोपेंसिटी होता है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है, आपकी हैसियत कितनी है कोई भी काम करने की, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी। तो कितनी हैसियत है पैसा सेव करने की, कितनी है कंज्यूम करने की, और कितनी है उस कैपिटल मार्जिनल एफिशिएंसी यानी एडिशनल कैपिटल से होने वाली एडिशनल जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी यहां पर बात की गई थी। इसका अपना चैप्टर है, ये ऊपर हमने डिस्कस किया था। क्रिटिसिज्म क्या है, अनेबल टू डिस्क्राइब रिकरेंसेस फेसेस। तो सबकी अपनी अपनी क्रिटिसिज्म है। ये फिर से जो फेसेस ऑफ फ्लक्चुएशंस थे कौन कौन से थे, एक्सपेंशन था, पीक था, कॉन्ट्रैक्शन था और फिर ट्रो था। तो ये चीज इसको रिकरेंस नेचर नहीं बता सकती। दिस थ्योरी इज अनेबल टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सेलरेटर इन एक्सप्लेनिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ। एक्सेलरेटर हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम एक्सेलरेटर, वो चैप्टर आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो वो चीज आपको यहां समझ में आ जाएगी कि क्या कहा गया है कि एक्सेलरेटर का रोल जो है वो फ्लक्चुएशंस में नहीं दिखाया गया। उसके बाद आते हैं सैमुएल्सन मॉडल ऑफ मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट मॉडल रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, देखो ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस शब्द का क्या मतलब होता है, जो इन्वेस्टमेंट अपने आप से की जाए, यानी कि मार्केट रेट के अंदर, यानी कि वो किसी से पुश नहीं मिला, आपको किसी ने बोला नहीं इन्वेस्टमेंट करने को, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक मार्केट, न्यू एंड डिफरेंट प्रोडक्ट इनोवेशन एंड इन प्रोडक्शन टेक्निक। तो वही चीज यहां पर बता दी है कि नई प्रोडक्शन, नई टेक्निक, नई कोई इनोवेशन आ गई है तो उसके अंदर अपने आप से अगर आपका जो है मन कर रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। फिर होते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट, जो इन कैपिटल गुड विच राइजेस बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड। तो ये क्या है, इंड्यूस की गई है। ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोमेटिक, जो अपने आप से हो रही है, उसको कोई बता नहीं रहा है आपको कोई करने को, ठीक है, आपको कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा है कि भाई उसके अंदर इन्वेस्ट कर देना, आप खुद से उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिराइव्ड या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जब आपको कोई पुश मिलता है, जैसे पुश कौन सा मिलता है प्रोड्यूसर को, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो डिमांड बढ़ेगी तो वो कैपिटल गुड यानी कि नई फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि वो डिमांड को कवर कर सके। वो क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिमांड ज्यादा थी, मजबूरन उस डिमांड को कवर करने के लिए नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड या डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट। तो बस ये चीजें आप याद रखेंगे। मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन इंटरेक्शन क्या होती है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम लेवल दैट विल कॉज एन ऑब्वियस इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर, दिस डिस्क्राइब द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड इन एक्सेलरेटर। तो इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो लोग कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे। तो वही चीज यहां कह रहे हैं कि इंक्रीज इन इनकम लेवल, जब लेवल इनकम क्या लेवल बढ़ता है
तो लोगों की डिमांड भी कंज्यूमर गुड्स की बढ़ जाती है। मेरी अगर तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो मैं वरना लेने की बजाय अब कोई और बड़ी गाड़ी सोचूंगा। ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर बात की गई है। बीइंग सिंपलर दिस थ्योरी फेल्स, ये कुछ क्रिटिसिज्म है, फेल्स टू कंसीडर फैक्टर लाइक एक्सपेक्टेशंस, कंस्टेंट कैपिटल टू आउटपुट रेशियो इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। तो कैपिटल जितनी इन्वेस्ट की गई है उतनी ही आउटपुट मिले, ये जरूरी नहीं है। ये सारे टॉपिक जो है मेनली मल्टीप्लायर के और एक्सेलरेटर के चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पहले वो चैप्टर जाकर देख के आइए। मैं तो कह रहा हूं ये चैप्टर तब तक मत देखिए जब तक आपने पूरी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं ली हो। पहले पूरी सिलेबस पढ़ के आइए। चैप्टर लास्ट में देने का सिर्फ यही पर्पस है, क्योंकि अब सारे कॉन्सेप्ट जो हमने उससे पहले पढ़े हैं वो अब सब इस चैप्टर के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। तो मैं प्लीज आपसे बोल रहा हूं बार बार कि पहले सारे चैप्टर्स जाकर पढ़ के आइए, तब जाकर ये चैप्टर देखेंगे। आपको बहुत एकदम पानी की तरह ये चैप्टर समझ में आ जाएगा कि यहां पर किन शब्दों का क्या मतलब, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। फिर आती है हिक्स थ्योरी। हिक्स थ्योरी क्या बोलते हैं? On the basis of growth theory of Harold Domer, this theory explains the business cycle occur parallel with the growth in the economy। तो जितना इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी के कोरोस्पॉन्डिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है। यानी कि टोटल इकोनॉमी की जितनी ग्रोथ है या टोटल इकोनॉमी में जितनी कॉन्ट्रैक्शन है उसी के पैरेलली, उसी के हिसाब से एक बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। बस इसके अंदर और कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो यहां पर इसको ऐसे समझाया गया है, ये अपर लिमिट है एफएफ यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो अपर लिमिट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये देखो आउटपुट दिया है यहां पर, जितनी ज्यादा आउटपुट बढ़ती जाएगी तो आउटपुट बढ़ेगी यानी कि मैक्सिमम आउटपुट, तो आउटपुट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी मैक्सिमम होगी, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होगी तो इनकम भी मैक्सिमम होगी। तो ये तो अपर लिमिट है, यानी कि ये अपनी पीक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पीक, इस वाले पॉइंट को एफ एफ को। ठीक है, और ये क्या आ जाता है? लोअर लिमिट यानी ट्रो, जब लोएस्ट इनकम है, लोएस्ट आउटपुट है और लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट है। ये कौन सा पीरियड बन गया? ट्रो। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया ई। यहां पर सब चीजें बराबर हैं, ना तो ज्यादा इनकम हो रही है ना कम इनकम हो रही है, ना ज्यादा प्रोडक्शन है ना कम प्रोडक्शन है, ना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है ओवर एम्प्लॉयमेंट, ना अंडर एम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल जो जितना होना चाहिए उतना ही हो रहा है। और ये क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये इसके पैरेलली चल रही हैं, आप देख रहे हैं सारी लाइंस एकदम पैरेलल। लाइंस का क्या मतलब होता है? जो बिल्कुल एकदम सीध में हो, जिनके बीच के अंदर 90 डिग्रीज का एंगल बनाया जा सके। रेल की लाइन पैरेलल चलती हैं, ये भी पैरेलल लाइनें हैं। तो आई होप इतनी चीज तो आपको पता होगी। ये वही चीज बता रहे हैं। तो ये तो आपका जो है हो गया है मेन। इसके अंदर और कुछ ज्यादा अंडरस्टैंड करने की बात है नहीं। यहां पर बता रहे हैं पैरेलल चलता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के, बस इतना याद रखना। ये अपर लिमिट आपकी पीक है, ये लोअर लिमिट आपका ट्रो है, इसी के बीच के अंदर चीजें एग्जिस्ट करती रहती हैं। ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो टाइम के साथ साथ आउटपुट बढ़ रही है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी उसी के में फ्लक्चुएशंस आती जाएंगी। तो लिमिटेशन क्या है? कुड नॉट एक्सप्लेन लीनियर कंजम्पशन, डज नॉट सपोर्ट कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ मल्टीप्लायर फंक्शन, थ्योरी सीम एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। देखो जरूरी नहीं इकोनॉमी फॉल कर रही है तो बिजनेस भी फॉल कर रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप। क्या है? कोरोना आया, इंडिया पूरा रिसेशन में था, लेकिन इनके प्रॉफिट्स मतलब मैं क्या ही बताऊं मल्टीप्लाइड हुए हैं। बड़े नहीं है, मल्टीप्लाइड हुए हैं बहुत ज्यादा परसेंटेज इस टर्म के अंदर। तो क्यों? ये चीज इसका मतलब बता रही है साफ साफ कि इस थ्योरी के हिसाब से चीजें काम नहीं करती हैं। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इकोनॉमी फॉल कर रही है तो बिजनेस भी फॉल करेंगे। हाँ, मोस्ट बिजनेस फॉल कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बिजनेसेस जरूरी नहीं फॉल करें। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनके प्रॉफिट 250% ज्यादा बढ़े हैं लॉकडाउन के अंदर। वही चीजें यहां पर बता रहे हैं कि ये लिमिटेशन जो है इसकी हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, कंजम्पशंस को एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन करता, वो चीजें यहां पर बता दी है। तो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आज समाप्त होता है। इसके पीवाईक्यूज अब मैं डाल दूंगा, आप उसके अंदर से पीवाईक्यू एनालाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पर डिटरमाइन कर लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा टेक्निकल था ही नहीं। आई होप आप इसको जो है चैप्टर्स को समझ पाए हैं। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जब मैं इसके रिविजनरी लेक्चर्स डालूंगा, हर सब्जेक्ट के डालूंगा एग्जाम से पहले, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं स्पेसिफिक डिस्कशंस करूंगा। तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए इस चीज को लेकर। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।